दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए भूगोल विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न पत्र को हमने पहले पार्ट के वीडियो में 1 नंबर प्रश्न से लेकर 14 नंबर तक प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग 15 नंबर प्रश्न से लेकर 50 नंबर प्रश्न तक कुल 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, अर्थात 15वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक असंतुलन का शुद्ध माप नहीं है। मतलब रीजनल इम्बैलेंस को कौन नहीं मेजर करता। ऑप्शन दिए हुए हैं लॉरेंज वक्र, अवस्थिति, गिनी गुणांक या विचरण गुणांक। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका विचरण गुणांक। तो आपको बताते चलें कि पूरे ग्लोब पर जितने भी देश हैं, वो चाहे विकसित देश हों चाहे विकासशील देश हों, इन दोनों में जो आधार बनाया गया इनको अलग करने का कि ये विकसित हैं या ये विकासशील हैं, उनका आधार है आर्थिक और तकनीकी विषमताएं। तो उनके आधार पर बांटा गया है। अब इनको किस तरह से मापा जाए उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो यहाँ पे लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और अवस्थिति जो है वो रीजनल डिस्पैरिटी को मेजरमेंट करने के तकनीकें हैं, लेकिन विचरण गुणांक नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। मतलब कि किसी पर्टिकुलर रीजन में ह्यूमन सेटलमेंट के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ऑप्शन दिए हुए हैं डिकिंसन, फिल्ब्रिक, बेरी और शेफर। आपका सही उत्तर है वो है ए.के. फिल्ब्रिक महोदय ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत नियोजन का एक घटक नहीं है, मतलब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण, स्थानिक विकेंद्रीकरण, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण और वित्तीय विकेंद्रीकरण। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। तो अगला जो प्रश्न है वो आपका जुड़ा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ सूची 1 में प्रतिमान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रस्ताव दिए हुए हैं। पहला जो दिया हुआ कि आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं, मतलब स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? ये दिया था आपका डब्ल्यू रोस्टो महोदय ने। ये आप देख लीजिएगा। आप ए को 3 से मिला देंगे। इसके बाद बाजार सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? सीजे गाल्पिन महोदय ने। प्रोड सीमांत प्रतिमान जो दिया था वो जे फ्रीडमैन महोदय ने दिया था। और संचयी उद्भावना प्रतिमान जो है वो गुरनार मिल्डल महोदय ने दी थी। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर हो गया वो कौन सा हो गया? 3, 1, 4, 2। ठीक है, आप आसानी से इसको मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समन्वयन का रूप नहीं है। ऑप्शन दिए हैं पारस्परिकता, पुनर्वितरण, पुनर्निर्माण और बाजार विनिमय। तो आपका जो सही उत्तर है वो है पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न है कि विविध विकासात्मक क्रिया समन्वयन का रूप नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं पार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं और बाह्य अर्थव्यवस्थाएं। जो आपका सही उत्तर है वो है बाह्य अर्थव्यवस्थाएं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है आपका 21 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी है। मतलब ह्यूमनिस्टिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का कौन एंटी है। ऑप्शन दिए हुए हैं सामाजिक मानव, आर्थिक मानव, सांस्कृतिक मानव और संतोषजनक मानव। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है इकोनॉमिक मैन और आर्थिक मानव। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा कि मानववादी भूगोल या ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, और इनकी एक प्रसिद्ध किताब का नाम बताइएगा। तो आपको बताते चले कि जो मानववादी भूगोल है इसकी जो प्रथम झलक है वो सर्वप्रथम 1960 के दशक के अंत में मात्रात्मक क्रांति के विरोध और प्रत्यक्षवाद के विरोध में हुई थी। और इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने किया था वो मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि आर्थिक आधार सिद्धांत रोजगार विभाजन के संदर्भ में नगरीय एवं प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि मौलिक एवं गैर मौलिक अर्थ प्रखंड में, गैर मौलिक प्रखंड में, मौलिक अर्थ प्रखंड में या निर्यात अर्थ प्रखंड में। तो जो आपका सही उत्तर है वो है मौलिक एवं गैर मौलिक अर्थ प्रखंड में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि लघु स्तरीय नियोजन का अभिन्न अंग है, मतलब माइक्रो लेवल प्लानिंग का कौन पार्ट है। ऑप्शन दिए हुए हैं केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज प्लानिंग, विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड खंडीय नियोजन, सेक्टोरियल प्लानिंग। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, विकेंद्रीकृत नियोजन का। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया। तो आपको क्या करना है कि इसको
प्रॉपर्ली तैयार करना। अब आपको सोचना है कि जो माइक्रो लेवल की प्लानिंग है वो भारत में किसने दी थी, किसने ये सिद्धांत दिया था माइक्रो लेवल प्लानिंग का, और माइक्रो लेवल प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में आपने पीजी की क्लास में पढ़ा होगा, तो आप उसको रिवाइज करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसको भारत के नियोजन प्रदेशों की योजना में निचले गंगा मैदान को एक बृहद नियोजन प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं नाटमो मतलब राष्ट्रीय एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगला है पी सेन गुप्ता, तीसरा है आरपी मिश्रा और जी सदा शिवम। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आरपी मिश्रा महोदय। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि भारत में जनपद स्तरीय योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, चेयरमैन जिला परिषद द्वारा, चेयरमैन नगर निगम द्वारा या चेयरमैन नगर विकास प्राधिकरण द्वारा। तो जो आपका सही उत्तर है वो है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से सागरीय जीव कटिबंधों में से किसे प्रकाशित मंडल भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हेउल पैलेजिक जीव कटिबंध, इपी पैलेजिक जीव कटिबंध, मीसो पैलेजिक जीव कटिबंध या बैथो पैलेजिक जीव कटिबंध। जो आपका सही उत्तर है वो है आपका बी। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है। ऑप्शन दिए हैं फॉस्टर महोदय, वलास महोदय, कैंडोल महोदय या ईगलर महोदय। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सी नंबर, कौन सा, कैंडोल महोदय, सी नंबर ऑप्शन। तो आपका ये है ये डी, सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि जैविक विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हिमालय से, पश्चिमी घाट से, उत्तरी पूर्वी भाग से या विंध्यन से। तो विंध्यन से नहीं जुड़ा हुआ है। अब आपको बताते चले कि विश्व में 25 जो है हॉट स्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी की, जो कि जिनमें से 2 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत में है। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता या जैवीय विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन दिए हुए 2005, 2001, 2002, 2007। तो आपका सही उत्तर है 2002। तो आपको बताते चले कि सीबीडी के अनुसार, अब यहाँ पे आप क्लियर कर देना कि सीबीडी है क्या, आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइए कि सीबीडी है क्या आपने पढ़ा होगा। तो सीबीडी के अनुसार भारत में 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया गया और इसके अंतर्गत 2004 में जैविक विविधता अधिसूचित किए गए और इस अधिनियम में सीबीडी के प्रावधानों को लागू किया गया। अधिनियम में जैविक संसाधनों तथा संगत पारस्परिक सूचना प्राप्त करने के मामलों पर भी ध्यान दिया गया, जिससे उनके उपयोग में मिलने वाले लाभ दूसरे देशों में समान रूप से मिल सके। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा का कारण होता है। ऑप्शन दिए हैं बलात विसरण, क्रमशः विसरण, बायोकोर विसरण या एनीमोकोर विसरण। तो आपका जो सही उत्तर है वो है बलात विसरण। अगला जो प्रश्न पूछा, अब आपको बताते चले कि बलात विसरण होता क्या है, ये पूछते हैं कई बार। तो जब दीर्घ काल तक सूखा व्याप्त रहता है तो प्राणियों का जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसरण होता है तो उसे बलात विसरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय कर्मता या नीचे से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं न्यूनतम बल का सिद्धांत, एकरूपता का नियम, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम या इकोशोफी का नियम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका सी है, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम। तो किससे संबंधित है, वो पारिस्थितिकी कर्मता से संबंधित है। तो आपका जो विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया, विकल्प नंबर सी सही हो गया। ठीक है। तो अब अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि आर्द्र क्षेत्रों में आवास में निम्नलिखित में से होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए जलक्रमक, प्राथमिक अनुक्रम, स्थिरीकरण या स्थलक्रमक। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका जलक्रमक। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है कुछ राज्य, कुछ स्टेट मतलब कि हिल स्टेशन दिए हुए हैं और दूसरी साइड किस पहाड़ी पे स्थित है उसके बारे में दिया हुआ है। तो कोडाई कनाल पालनी के सामने दिया हुआ, तो ये आपका सही है, जुड़ा हुआ है। शिमला पीर पंजाल, तो शिमला पीर पंजाल पे ना होकर के किसी और पे है, किस पे है वो आपको सोचना है, ये आपका विषय है। अगला है कि माउंट आबू अरावली पे है और ऊटक मंडल जो है वो नीलगिरी पे है। अब मैं आपको बताते चलूं कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माउंट आबू की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है। अब आपको एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पालनी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, उसके बाद कोडाई कनाल की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां। तो इनकी लोकेशंस बहुत पूछी जाती है, तो आप नक्शे पे सबसे पहले इनकी लोकेशंस देख लेंगे। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका बी नंबर।
ठीक है। तो शिमला किस श्रेणी पे स्थित है? हिमालय के मध्य पे है कि बृहद हिमालय पे कि लघु क्या कि आपका शिवालिक पे है, ये आपको सोचना। अगर मान लीजिए कि ये मध्य में है, तो मध्य में भी हिमाचल प्रदेश की कौन सी श्रेणी है जिसपे स्थित है शिमला, वो आपको सोचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन दिए हुए हैं सैडसर, डबडले, डबलडे, पर्ल रीड या द क्रेस्तो। तो आपका जो सही उत्तर है वो है पर्ल रीड महोदय। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि एकरमैन द्वारा विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन के अनुसार भारत आता है, किस श्रेणी में आता है आपसे पूछा गया। ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त राज्य प्रकार के श्रेणी में, मतलब यूएस टाइप में, दूसरा है यूरोप प्रकार की श्रेणी में, तीसरा है ब्राजील प्रकार की श्रेणी में और चौथा है मिस्र प्रकार की श्रेणी में। तो जो भारत आता है वो आता है मिस्र प्रकार की श्रेणी में। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि आप बताइए कि एकरमैन महोदय ने विश्व की जो जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का विभाजन किया वो कुल कितने भागों में किया? ठीक है, पहला आपका प्रश्न हो गया। दूसरा है कि किस सन में किया? तो ये आपको उत्तर देने हैं, क्योंकि आपसे आगामी परीक्षाएं जो भी होंगी उनमें कहीं ना कहीं आपसे पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि क्या आपका उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक वर्ग एवं निजी संपत्ति दो प्रमुख बुराइयां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण होती हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? ऑप्शन दिए हुए हैं माल्थस महोदय, मार्क्स महोदय, थॉमसन महोदय एवं नोटेस्टीन महोदय। तो जो आपका सही उत्तर है वो है मार्क्स महोदय ने कहा था कि आर्थिक वर्ग एवं निजी संपत्ति दो प्रमुख बुराइयां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण होती हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या प्रतिमान या मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्ल सांडर, रॉबर्ट बायर्ड, डी मेडोज या विलियम बोक्ट। तो आपका सही उत्तर है कार्ल सैंडर्स महोदय ने। अब आप मुझे बताइएगा कि डी मीडोज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 1970s के आसपास, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? बहुत फेमस रिपोर्ट रही है उस समय। उसमें स्टडी किया गया था कि रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा, उस तरह का था ना, आपको याद आ रहा होगा। तो आप मुझे बताइएगा कि वो रिपोर्ट कौन सी थी। वो मीडोज महोदय ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सन नगर या कॉनरबेशन की संकल्पना विकसित की गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं गार्टमैन महोदय द्वारा, होमर हायट द्वारा, पैट्रिक गेडिस द्वारा या सी डी हैरिस द्वारा। जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पैट्रिक गेडिस महोदय द्वारा। अब जो है आपको बताते चलें कि आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, सेम प्रश्न पूछा जाता है कि जीन गार्टमैन महोदय ने नगरों के विस्तार संबंधी एक संकल्पना का प्रतिपादन किया था, वो कौन सी थी? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसी तरह से होमर हायट महोदय ने सेक्टोरियल कॉन्सेप्ट दिया था और सी डी हैरिस महोदय ने किस कॉन्सेप्ट को दिया था सेटलमेंट ज्योग्राफी में, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ठीक है, ये आपका काम है। तो कोनरबेशन होता क्या है या सन नगर होता क्या है कि क्या होता है कि जब एक कस्बा या एक शहर बढ़ते बढ़ते दूसरे कस्बे या शहर में मिल जाता है तो उससे लगातार मिलते मिलते क्या होता है, एक नगर माल की रचना होती है और इसे ही कहा जाता है कोनरबेशन या सन्नगर कहा जाता है। जैसे दिल्ली कोनरबेशन या लंकाशायर कॉनरबेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में परंपरागत मानव अधिवास को कंपुंग कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। तो आपका सही उत्तर है मलेशिया। तो मलेशिया में जो लोकल ट्राइब्स हैं उनका जो अधिवास है उसे कंपुंग कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि आप बताइए कि शैलों की तलचर श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए ऊपरी गोंडवाना से, निचली गोंडवाना से, पूर्वी तटीय गोंडवाना से या बाह्य प्राद्वीपीय गोंडवाना से। तो आपका जो सही उत्तर है वो है निचले गोंडवाना से। अब आपको बताते चलें कि जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं का निर्माण ऊपरी जो कार्बोनिफेरस युग है उससे लेकर जुरासिक युग के बीच में हुआ था और ये जो है कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती हैं और ये परतदार चट्टानें हैं जिनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। दामोदर, महानदी, गोदावरी, काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। अब इसको आप कमेंट वो क्या करिएगा, नक्शे में जरूर देखिएगा कि जो आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो भारत के नक्शे में कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि नगरीय केंद्र का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं उलमैन महोदय, होमर हायट ने या बर्गेस महोदय या हैरिस महोदय। तो आपका जो सही उत्तर है
वो आपका है वर्गीस महोदय ने क्या किया था, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये जो प्रतिपादन किया था वो किया था 1927 में। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको जानने के पहले आपको बताते चलें कि जो वर्गीस महोदय ने नगरीय विकास संबंधित जो संकेंद्रीय वलय बताए थे उनमें 5 वलय बताए थे, जो कि केंद्र से लेकर बाहर की ओर इस प्रकार हैं। पहला है आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, दूसरा है संक्रमण पेटी, तीसरा है श्रमिक लोगों के मकानों का क्षेत्र, चौथा है श्रेष्ठतर मकानों का क्षेत्र और पांचवा है उच्च श्रेणी रिहायशी क्षेत्र। तो ये आप जो है इनको आप याद करिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम लगाइए, क्योंकि ये यूपी हायर एजुकेशन में कई बार पूछा जा चुका है। जो डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स होते हैं उनमें तो जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल रट डालिएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं शुष्क क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, नदी डेल्टा क्षेत्रों में या उच्च मैदानों में। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका क्या है, शुष्क क्षेत्रों में या एरिड रीजन्स में। तो आपका ए नंबर विकल्प सही है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुल 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित में से अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अर्ध सघन अधिवास की, सघन अधिवास की, पूर्वा की या अर्ध छिटपुट अधिवास की। तो अधिवास की क्या विशेषता है, सांस्कृतिक समरसता एवं एकता। तो ये है आपकी सघन अधिवास की। ठीक है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट की। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का जनांकीय संक्रमण प्रतिपान का जो है विकसित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं नोटेंस्टीन महोदय ने, थॉमसन महोदय ने, क्लार्क महोदय ने या जेलेंस्की महोदय ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका कौन सा, वो है आपका थॉमसन महोदय। अब आपको बताते चलें कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो मूल रूप से प्रतिपादित किया था वो 1929 में थॉमसन महोदय ने किया था। ठीक है, और नोटेंस्टीन महोदय ने 1945 में इसको विकसित रूप में बताया था। ठीक है, और उसके बाद आपको बताते चले कि थॉमसन के समय जो जननांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं थी कुल केवल 3 थी, और नोटेंस्टीन के टाइम पर 1945 में इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। और कोलिन क्लार्क के समय में जो अवस्थाएं बताई गई कुल 5 अवस्थाएं बताई गई थी जननांकीय संक्रमण प्रतिमान की या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये तुरंत जान लेना है कि जो जननांकीय संक्रमण है वो होता क्या है। तो जो नोटेंस्टीन महोदय हो गए या थॉमसन महोदय हो गए, इन्होंने पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभव पर प्रयोग करके जनसंख्या के कालिक वृद्धि प्रतिरूप का सामान्यीकरण जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले कालानुक्रमी परिवर्तनों के आधार पर किया था। तो मतलब टाइम, बर्थ रेट और डेथ रेट, इन तीनों के जो एक अनुक्रम है, जैसे एक सीक्वेंस है, उसके आधार पे स्टेजेस को डिवाइड किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतिमान में उपभोक्ताओं के स्थानिक व्यवहार को स्थिर माना। ऑप्शन दिए हुए हैं लास महोदय, पेरू महोदय, क्रिस्टालर महोदय या फ्रीडमैन महोदय। तो आपका सही उत्तर है डब्ल्यू क्रिस्टालर महोदय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन दिए ओडम महोदय, टांसले महोदय, हंटिंगटन या एच बैरोज। तो आपका सही उत्तर है एच बैरोज महोदय ने। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातली भाग को घेरता है। मतलब कि पूरे टेरेस्ट्रियल अर्थ पे कौन सा जो बायोटा जोन है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन दिए हुए हैं पूरा उष्णकटिबंधीय, बोरियल टाइप फॉरेस्ट, नौ उष्णकटिबंधीय या अंटार्कटिक टाइप। तो पूरे अगर वनस्पति जगत को देखा जाए तो उसमें बोरियल टाइप की जो वनस्पति है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे। अब आप बताइए कि बोरियल टाइप की जो वनस्पति क्षेत्र है वो कौन सी है। तो आपको मालूम होगा शंकुधारी वन। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो जो शंकुधारी वन है वो क्या है आपके, वो पूरे ग्लोब पर कनाडा से लेकर पूर्व तटीय क्षेत्रों, कनाडा के पूर्व तटीय क्षेत्र से लेकर क्या है कि अलास्का के पश्चिम में पूरा अटलांटिक प्रदेश तक पाए जाते हैं। ठीक है, या मतलब कि ऊपर की जो 60 डिग्री से आसपास की जो पेटी है उसके आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोरियल टाइप के वन है
इनको जो है टैगा टाइप के वन के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो है जो कोपेन महोदय हैं उन्होंने किस वर्ड के माध्यम से इनको विभाजित किया था, क्या उनकी टेम्परेचर और रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनके बारे में आपको सोचना है। तो आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूं कि आप बताइए कि जो टैगा टाइप के वन हैं उनमें किस प्रकार की कोडिंग कोपेन महोदय ने की थी। जैसे भूमध्य सागरीय के लिए CS टाइप का किया था, भारत के उत्तरी गंगा मैदान का CWG प्रकार का किया था। तो इसी तरह से टैगा वन के लिए किस प्रकार का कोडिंग किया वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी। ऑप्शन दी है तमिलनाडु के नागापट्टिनम में, उड़ीसा के भितरकनिका में, तमिलनाडु के पिछावरम में, तमिलनाडु के मुथुपेटु में। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका तमिलनाडु के नागापट्टिनम में। वहां पे मैंग्रोव वन की पट्टी नहीं थी जिससे कि वहां पे इसको सुरक्षा मिल सके। ठीक है, तो अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो सुनामी आई थी 2004 में कब आई थी। तो वह है आपकी डेट 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, और आपका जो भारत में जो सुनामी के लिए जो चेतावनी जारी करता है वो कौन सा संगठन है। तो वो है इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो IOTWS ये आपका जो है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ये आपसे पूछा जाता है जो विभिन्न PCS की परीक्षाएं हैं या UPSC की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई प्रकोप आपदा बन जाती है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं वायुमंडलीय संचरण को, समुद्री जीव जंतु को, वन्य परिस्थितियों को या मानव आवासों को। तो जब ह्यूमन हैबिटाट्स को ये डिस्टर्ब करती हैं तब जो है कोई भी जो प्रकोप है वो आपदा बन जाती है। ठीक है, और अंतिम जो प्रश्न है इस वीडियो का वो है कि वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादों का आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं पारिस्थितिकी उत्पादकता, पर्यावरणीय उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा? C नंबर ऑप्शन, मतलब कि सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका जो है सही उत्तर है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 51 से लेकर 120 तक, मतलब कुल मिला के 70 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनका फायदा उनको भी मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।